बीटीसी हार्विंग के बाद जिस हिसाब से माइनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई है, उस हिसाब से इनकी डिमांड अभी कम नहीं हुई है। रीजन इसका सिंपल है कि अभी भी जो इनकम मिल रही है वो इनके प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है। यकीन नहीं होता तो लास्ट ईयर के इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियोस देख लो, पता लग जाएगा कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी उस टाइम पे मिल रही थी। आज हमारे पास S19 K Pro 120 टेराहैश और S19 K Pro 120 टेराहैश। मशीन्स का नेम सेम है बट दोनों अलग मशीन्स हैं। सेम बट डिफरेंट। सो S19 K Pro लास्ट ईयर में लॉन्च हुआ था, देन नवंबर में हमें मिलता है एक फर्मवेयर अपडेट जिसमें आपको मिलता है हाई एनर्जी मोड, जिसके बाद इस माइनर का हैश रेट 140 टेराहैश तक चला जाता है। अनलाइक ऑटो ट्यून जिसमें हर एक चिप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर रन करती है टू अचीव द बेस्ट एफिशिएंसी आउट ऑफ योर माइनर, व्हिच इज डिबेटेबल टू। हाई एनर्जी मोड में आपके चिप की फ्रीक्वेंसी 590 से 670 पे चली जाती है और उसी के प्रोपोर्शन में आपके माइनर का पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। लोग खुश हो गए क्योंकि उन्हें कम प्राइस में S19 XP जितना हैश रेट मिलने लगा। हैश रेट भी बढ़ गया, इनकम भी बढ़ गई और बिजली का बिल भी। ऑल्दो अगर आपने तार डाल रखे तो अलग बात। फिर उसके बाद कुछ अजीब चीजें होने लगी। ऑल्दो ये हर माइनर के साथ नॉर्मल इश्यूज हैं, जैसे हैशबोर्ड में कम चिप्स का डिटेक्ट होना, PSU का खराब हो जाना। पब्लिक के बीच में इस माइनर को लेकर थोड़ा डर बन गया था। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है वही तो बताने वाला हूं। देखते हैं इन दोनों माइनर्स में क्या डिफरेंस है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जानने के लिए अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माइनर्स कार्ड। सो मैं काफी टाइम से देख रहा हूं। आई गेस ये पहला माइनर है जिसके रिलीज होने के बाद भी ब्रांड ने इसके अंदर काफी सारे चेंजेस करे हैं। आई गेस यूजुअली होता ये है कि ब्रांड ने प्रोडक्ट निकाल दिया, मार्केट में प्रोडक्ट स्प्रेड हो गया, सेल हो रहा है, बन रहा है, सेल हो रहा है और देन ब्रांड दूसरे प्रोजेक्ट की R&D के ऊपर मूव कर जाता है। बट इस माइनर के साथ ऐसा नहीं है। कूडोज टू बिटमैन, आई मीन इस चीज का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। हद से हद ब्रांड क्या करता है कि प्रोडक्ट के रिलीज होने के बाद कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिलीज कर देता है। आई मीन S19 को ही ले लो, दिसंबर 2022 में आया था लास्ट अपडेट। बट इस माइनर में पिछले 6-7 महीने में काफी चेंजेस हुए हैं। मैं इस वीडियो में 3 चेंजेस को कवर करने वाला हूं क्योंकि मैंने इतने ही नोटिस करे। अगर आपको ज्यादा मिले हो तो कमेंट में बता देना। सो पहला जो चेंज हुआ है वो है इस माइनर का फर्मवेयर। आई मीन अगस्त 10 का फर्मवेयर, देन नवंबर में हाई एनर्जी मोड, फिर दिसंबर का अपडेट, फिर जनवरी का अपडेट, फिर फरवरी, मार्च और अब अप्रैल में भी इन्होंने अपडेट भेज रखा है। आप वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं, हम ही नहीं रहे। दूसरा जो चेंज इस माइनर के अंदर हुआ है वो इस माइनर की पावर सप्लाई। जनवरी 2024 के बैचेस तक हमें इस माइनर के अंदर जो PSU देखने को मिलती थी वो थी APW 121215F वर्जन 3.0। देन फरवरी और मार्च के बैचेस में 2 तरह की PSU आने लगी। पहली है APW 121215F वर्जन 4.0 और दूसरी है APW 121215E वर्जन 2.0। हालांकि इतना बड़ा चेंज नहीं है बट दिखा तो बता दिया। तीसरा जो चेंज आपको इस माइनर में देखने को मिलता है वो है इस माइनर का हैशबोर्ड और बिटमैन अभी तक 2 बार इस माइनर का हैशबोर्ड चेंज कर चुका है। फर्स्ट बैच के अंदर आपको जो हैशबोर्ड मिलता था वो है BHB 56901 जो कि मेरे पास अभी नहीं है। फिर उसके बाद के बैचेस में जो हमें हैशबोर्ड देखने को मिला वो था BHB 56902। देन अगेन फरवरी के बैचेस में बिटमैन ने फिर से हैशबोर्ड चेंज कर दिया है। अब जो करंट वेरिएंट आ रहा है वो है BHB 56903 जिसके अंदर चिप काउंट और फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बिटमैन ने सब कुछ चेंज कर दिया है। मैंने बिटमैन में मेल भी डाली इसका रीजन जानने के लिए, बट उन्होंने सीधा मेरे मुंह पे कह दिया कि जा पूछ क्या। मजाक कर रहा हूं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए वेट भी किया कि कहीं बिटमैन फिर से पुराना हैशबोर्ड ले आए, बट नए मॉडल के साथ मूव ऑन कर चुके हैं जनाब। जब तक किसी चीज की ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो हम लोग सिर्फ तुक्का ही मार सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूं अपने हिसाब से क्या रीजंस रहे होंगे इन चेंजेस को करने का। सो बात करूं अगर मैं फर्मवेयर की तो आई गेस ये चेंज जरूरी भी था कि अगस्त के फर्मवेयर में हमें सिर्फ नॉर्मल मोड देखने को मिला। देन नवंबर में इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया हाई एनर्जी मोड। फिर दिसंबर में एक और अपडेट आता है और उसके बाद जो मेजर चेंज आता है वो ये था कि माइनर का बूट टाइम बढ़ गया था। मतलब माइनर लेट से हैशिंग स्टार्ट कर रहा था। अगर आप लॉग्स भी चेक करोगे ड्यूरिंग बूट टाइम तो आप देखोगे कि माइनर फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखता है जब तक बोर्ड्स का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक ना चला जाए। जाने के बाद हैश रेट स्टार्ट हो जाता है आना। अभी गर्मी चल रही है तो बूट टाइम थोड़ा फास्ट है। बाकी हमने जनवरी की भी ठंड देखी है कि कितना टाइम लग रहा था। सिंस आजकल जो लोग माइनर ले रहे हैं उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं है तो बूट टाइम जब ज्यादा लगता है माइनर के साथ तो वो एक ही चीज ट्राई करते हैं जो हम घर के बाकी अप्लायंसेस के साथ करते हैं, पावर ऑफ पावर ऑन। हालांकि इससे कोई बड़ा इश्यू नहीं होता लेकिन ट्राई करें कि पावर ऑफ ऑन करते वक्त जो बीच में इंटरवल है वो कम से कम 10 सेकंड का हो, क्योंकि डिवाइसेस के बंद होने के बाद भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रहता है तो थोड़ा सर्ज वगैरह का इशू हो सकता है। तो इसलिए कम से कम 10 से 15 सेकंड का तो रखे ही रखें। सो अगर आपका S19 K Pro ज्यादा टाइम ले रहा है एज कम्पेयर टू S19 टू स्टार्ट हैशिंग तो वेट कर लेना, उंगली मत करना। मेरे हिसाब से एक सेफ्टी फीचर है। हैशबोर्ड की अगर बात करूं तो चिप काउंट और फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी सब कुछ चेंज कर दिया गया है। चिप्स अभी भी आपको 77 मिलते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी क्लॉक है 590। बाकी हैशबोर्ड कुछ आपको ऐसे देखने को मिलता है।
पीसीबी का बेस मिलता है अब आपको एल्यूमिनियम का, और एक बेटर हीट सिंक मिलती है, हालांकि इससे टेम्परेचर आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट मॉडल में हमें हर एक चिप के लिए एक इंडिविजुअल हीट सिंक मिलती थी। न्यू मॉडल में हमें कंबाइंड मिलती है, जिससे काफी सारी चिप्स का टेम्परेचर हीट सिंक में जाएगा और फिर एयर फ्लो के थ्रू हीट बाहर निकल जाएगी। न्यू हीट सिंक का फायदा भी है क्योंकि लास्ट मॉडल में जब भी चिप्स के अंदर कोई माल फंक्शन होता था, सपोज सर्ज आ गया या फिर टेम्परेचर बहुत हाई चला गया या फिर चिप खराब हो गई, तो चिप ज्यादा गर्म होती थी और हीट सिंक पॉप होके हैशबोर्ड से बाहर आ जाती थी, जिसकी वजह से वो चिप और ज्यादा गर्म होती थी और फट जाती थी। जिससे होता क्या था, पीसीबी के ट्रैक्स खराब हो जाते थे, हैशबोर्ड जल जाता था और आपकी वारंटी वॉइड हो जाती थी। बट सिंस न्यू हीट सिंक के अंदर स्क्रूज का यूज किया गया है तो ये इशू थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। बाकी अगर आपको कंट्रोल बोर्ड भी एक बड़ा चेंज लगता है तो करंट के मॉडल्स में अभी जो कंट्रोल बोर्ड अभी देखने को हमें मिल रहा है वो है CV1835, जबकि पहले के मॉडल्स में हमें एमलॉजिक देखने को मिलता था। बट कंट्रोल बोर्ड बैचेस के हिसाब से रैंडम होते हैं, कभी भी मिल सकता है। हमने S19 के टाइम में भी देखा है लोगों को, बीगल बोन भी मिला है, CV1835 भी मिला है और एमलॉजिक मिला है। Xilinx का वैसे चांस कम होता है BTC माइनर्स के अंदर, बट वो भी मिल जाते हैं। सो आई गेस इन चेंजेस के रिगार्डिंग जो रीजन हो सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी लास्ट वीडियो के रिगार्डिंग मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो किसी सेलर या ब्रांड के अगेंस्ट नहीं थी। काफी लोगों ने उस वीडियो को एक्सेप्ट भी किया है और चीजें मानी है कि हाँ ऐसा हो रहा है। सो प्लीज कॉल या मैसेज मत करो मुझे। आई गेट इट, सेल्स मैटर करती हैं, बट एज अ सेलर अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अगर मैं उसकी अच्छी बातें बता रहा हूँ तो मुझे नेगेटिव्स को भी कवर करना चाहिए क्योंकि वो जरूरी है। और अगर मैं बता नहीं रहा तो वो फिर मैं वहां गलत हूं। तो इसके साथ रैप अप करते हैं आज के वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाना मत भूलिएगा। उसके बाद भी अगर थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माइनर्स कार्ड।